ग्रीटिंग्स फॉर द डे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुरेश वर्मा आपके लिए आज फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही कॉमन है और आपके समझ के लिए जो है बहुत ही अच्छा है और लाभप्रद भी है। उम्मीद के साथ इसी आशा और उम्मीद में कि आपको इससे पहले वाला पाठ जो कि पत्र लेखन था, मैंने आपको समझाया था उसके विभिन्न तरीके प्रकार से कैसे लिखा जाता है, कैसे समझा जाता है। ये सभी चीज़ें हमने आपको उसमें बताई थी कि पत्र कितने प्रकार का होता है और पत्र हम किस किस को लिख सकते हैं और कितने प्रकार से कितने लोगों को लिख सकते हैं, उसके माध्यम क्या होते हैं, वह पहले ज़माने में पहले टाइम में कैसे किस प्रकार से भेजा जाता था और अभी कैसे भेजा जाता है और अब जो है माध्यम क्या हो गए हैं और पत्र लिखना क्यों ज़रूरी है और पत्र क्या है। ये सारी जानकारी हमने अपने पिछले वीडियो जो कि 26 तारीख को दिया गया था उसमें बताया था। ये भी बताया था कि पत्र की विशेषताएं क्या होती हैं, पत्र लिखने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, पत्र लेखन के वक्त हमें किन किन बिंदुओं पर ध्यान रखना होता है और हमने आपको फॉर्मेट्स बताए थे कि लेटर लिखने के तरीके कौन कौन से होते हैं। लेटर लिखने के 2 तरीके होते हैं, पहला फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल, यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र हम कितने लोगों को लिखते हैं, किस किस को लिखते हैं, अनौपचारिक हम किस किस को लिखते हैं, ये सारी जानकारी हमने पिछले वीडियो में आपको दी। उम्मीद करता हूं कि आपको वह समझ में आया होगा और इसी क्रम में आज हम आपको सिखाएंगे निबंध लिखना। देखिए, निबंध लिखना एक कला है, ये भी एक कला ही है, इसको भी हम कला ही कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भी हम किसी चीज़ किसी टॉपिक के ऊपर अपने विचार व्यक्त करते हैं, अपनी उसके लिए भावनाएं व्यक्त करते हैं और अब कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, अपवाद होते हैं या वाद होते हैं, हम उसके लिए उसमें अपना जोड़ घटाना करते हैं। देखिए, पहली बात तो इस जो है वीडियो में हम आपको निबंध लेखन के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम निबंध लेखन के बारे में जानेंगे, निबंध क्या होता है, निबंध के मुख्य अंग कौन कौन से हैं और इसी पाठ्यक्रम में निबंध लेखन को क्यों जोड़ा गया। ठीक है, हमने आपके इस पाठ्यक्रम में निबंध को क्यों जोड़ा, ये हम बताएंगे आपको। निबंध कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें लिखते समय किन विभागों में बांटना चाहिए जिससे उन्हें लिखने में आसानी हो। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है आपके पत्र और ये निबंध, ये दोनों चीज़ें आपको आपके भविष्य में, आपके आगामी वर्षों में, यानी कि आपके आगामी पूरी ज़िंदगी भर ये काम आते रहेंगे और तरीके बदलते रहेंगे, फॉर्मेट्स बदलते हैं, लेकिन ये चीज़ें नहीं बदलती हैं जो चीज़ें आवश्यक होती हैं। ठीक है, उन्हें लिखते समय किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, निबंध को लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी प्रश्नों को जब आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको कभी भी किसी भी निबंध को लिखने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आइए अभी हम समझ लेते हैं निबंध। निबंध होता क्या है। ठीक है, देखिए, कई बार लोगों द्वारा यह प्रश्न पूछा जाता है कि आखिर निबंध क्या है। ठीक है, आए दिन में जैसे हम लोग निबंध लेखन में गए, प्रतिभाग किया कंपटीशन में, तो उसमें यह पूछ लिया गया कि पहले निबंध क्या होता है। ठीक है, निबंध क्या है तो हम क्या कहेंगे और निबंध की परिभाषा क्या है। ठीक है, देखिए, हम निबंध तो जानते हैं कि हमने कहा पर्यावरण के ऊपर निबंध लिखो, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर निबंध लिखो, महात्मा गांधी के ऊपर निबंध लिखो, गाय के ऊपर निबंध लिखो, बहुत सारी निबंध आप लोगों ने आज तक लिखे होंगे, लेकिन उसकी परिभाषा और वह क्या है ये नहीं सोचा होगा आपने, ना ये जाना होगा। जिसे क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया हो, देखिए, जिसे क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया हो, निबंध किसी भी विषय के मुख्य विचार और नजरिए का एक सुव्यवस्थित रूप है। क्या है? निबंध किसी भी विषय या मुख्य विचार और नजरिए का एक सुव्यवस्थित रूप है। निबंध किसी एक विशेष विषय पर आधारित होता है। देखिए, कोई भी एक विषय होता है, विशेष विषय होता है, जैसे महात्मा गांधी कहते हैं कि महात्मा गांधी के ऊपर निबंध लिखो, तो विशेष, इसमें विशेष क्या है? महात्मा गांधी, विषय भी महात्मा गांधी के ऊपर लिखना है, तो ये विशेष विषय होता है। निबंध में होता क्या है? जानकारी, विचार या भावनाओं का संचार
का एक प्रबल माध्यम है। निबंध क्या है? एक जानकारी स्रोत है और एक हमारा विचार व्यक्त करने का प्लेटफॉर्म है और हमारी भावनाओं का संचार का एक प्रबल माध्यम है। निबंध के द्वारा व्यक्ति अपने विचारों का संचार करने में समर्थ होता है। ठीक है, निबंध के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो लिख रहा है, निबंध लिख रहा है, वो अपने विचारों को व्यक्त करने में समर्थ हो सकता है, संचार करने में समर्थ हो सकता है। निबंध लेखन आपको एक ऐसा सुअवसर प्रदान करता है, एक ऐसा मतलब कि अवसर प्रदान करता है आपको, जिससे आप अपने ज्ञान को दूसरे के सम्मुख प्रकट करते हैं। कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है निबंध लेखन जिसमें आप अपनी नॉलेज को प्रकट करते हैं दूसरे के समक्ष, क्योंकि वो निबंध जो आप लिखेंगे वो दूसरा उसको पढ़ेगा। तो जो जानकारी आपके पास है उससे ये पता चलता है कि आपके पास उस विषय वस्तु के बारे में कितनी जानकारी है, कितना लाभप्रद आप उसको हमें बता सकते हैं। देखिए, अब निबंध की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ निबंध। अपने मानसिक भावों या विचारों को संक्षिप्त रूप से तथा नियंत्रित ढंग से दूसरे शब्दों में किसी विषय पर अपने भावों को पूर्ण रूप के अनुसार लिपिबद्ध करना ही निबंध कहलाता है। ठीक है, देखिए, निबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला नी प्लस बंध, इसका अर्थ है भली प्रकार से बंधी हुई रचना, एक सुक्रमबद्ध बंधी हुई रचना। ठीक है, अर्थात वह रचना जो विचार पूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। इसके आधार पर हम सरल शब्दों में कह सकते हैं निबंध वह गद्य रचना है जो किसी विषय पर क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। ठीक है, देखिए, निबंध साधारण रूप से निबंध के विषय में परिचित विषय होते हैं, यानी जिनके बारे में हम सुनते हैं, देखते व पढ़ते हैं, जैसे धार्मिक त्यौहार, राष्ट्रीय त्यौहार, विभिन्न प्रकार की समस्याएं, मौसम आदि। जीवन के सभी क्षेत्रों में सफल विचार विमर्श के लिए हम श्रेष्ठ निबंध लेखन की आवश्यकता होती है। निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। आज सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक विषयों पर निबंध लिखे जा रहे हैं। संचार का हर वस्तु व्यक्ति एक निबंध का केंद्र हो सकता है। हिंदी के प्रमुख साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध को परिभाषित करते हुए कहा है, निबंध लेखन में लेखक अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर उधर फूटी हुई सूत्र शाखाओं पर विचारता चलता है। ठीक है, इधर उधर के जैसे माला पोहते हैं उसी तरीके से वो इधर उधर से मोती उठाता है और पोहता हुआ चलता रहता है। ठीक है, उपरोक्त परिभाषा का अर्थ है कि निबंध लेखक के मन की प्रवृत्ति के अनुरूप ही होना चाहिए। मतलब जो निबंध लेखन है वो लेखक की मनोप्रवृत्ति, जो उसके मन के अंदर भावनाएं हैं, विचार हैं, उसके ही अनुरूप होना चाहिए। और निबंध का लेखन स्वच्छंद गति पर आधारित हो, मतलब कि उसमें कोई हस्तक्षेप, किसी के विचार औरों के विचार नहीं होने चाहिए। अर्थात निबंध ऐसा लिखना चाहिए कि लेखक का चिंतन, वैचारिक स्तर, विषय पर उसकी स्वयं की विचारधारा स्पष्ट हो जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त लेखक को नदी की धारा के समान बहना चाहिए। लेखक जो लिखता है उसको एक नदी की धारा, जैसे कि स्वच्छंद बहती हुई चली जाती है, जिधर चाहे उधर मन होता है उसका बहती है, उसी की तरह किसी अन्य के मत से प्रभावित हुए बिना, मतलब कि वो नदी जिधर चाहती है उधर जाती है, उधर बहती है, उसी तरीके से उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता। इसी तरीके से निबंध लेखक जो होता है उसमें भी उसी धारा की तरह होना चाहिए, उसी नदी की धारा की तरह होना चाहिए, जिसके अंदर कोई किसी का विचार या हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, वो स्वच्छंद हो। देखिए, इसके अतिरिक्त लेखक, यह अत्यंत आवश्यक है कि लेखक का व्यक्तिगत परिचय या स्वार्थ विषय वस्तु को प्रभावित ना करे। उसका स्वार्थ या निजी स्वार्थ किसी के विषय में, जैसे अब हम महात्मा गांधी के बारे में लिखना चाह रहे हो सकता है हमारे मन में उनके खिलाफ कुछ विचार ऐसे हों जो नेगेटिव हों, लेकिन हमें वह चीज़, हमारे व्यक्तिगत विचार किसी के बारे में नेगेटिव या गलत नहीं होने चाहिए, मतलब कि हमें विषय वस्तु को प्रभावित ना कर सकें।
ठीक है। जरूरी नहीं कि आप जो भी लिखें वो सभी को स्वीकार्य हो, ये भी जरूरी नहीं है कि जो आप लिख रहे हैं वो सबको मान्य हो। कि महात्मा गांधी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सब मान लें कि महात्मा गांधी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, देश के लिए उन्होंने क्या किया, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सब उसे मान लें। ठीक है, जरूरी ये है कि आप निष्पक्ष हों, कि आपके अंदर कोई छल कपट की भावना ना हो, आपने जो लिखा है, जो लिख रहे हैं, वह किसी के पक्ष में या विपक्ष में ना हो, बिल्कुल सच और स्पष्ट हो। निष्पक्ष होकर लिखें, क्योंकि निष्पक्षता ही किसी निबंध की प्रथम और अंतिम कसौटी है। ठीक है, देखिए निबंध के अंग कितने होते हैं। निबंध के 4 अंग निश्चित किए गए हैं। देखिए, पहला शीर्षक, दूसरा प्रस्तावना, तीसरा विषय विस्तार, फिर उपसंहार। अब देखिए शीर्षक में क्या होता है। शीर्षक आकर्षक होना चाहिए ताकि लोगों में निबंध पढ़ने की उत्सुकता पैदा हो जाए, परंतु यदि आप परीक्षा में बैठे हैं तो आपको शीर्षक पहले से ही दिया गया होगा। ठीक है, यदि जैसे शीर्षक जो होता है उसको इतना रोचक होना चाहिए कि उसका जो रीडर का कंसंट्रेशन है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उसकी तरफ आकर्षित होना चाहिए। लेकिन जब यदि आप परीक्षा में किसी बैठे हैं और आपसे कहा गया है कि निबंध लिखिए, तो ऑलरेडी आपको एक शीर्षक दिया होता है। प्रस्तावना, देखिए निबंध की श्रेष्ठता की यह नींव होती है। इसे भूमिका भी कहा जाता है। ठीक है, यह अत्यंत रोचक और आकर्षक होनी चाहिए, परंतु यह बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतनी लंबी भी ना हो, रोचक हो, लंबी भी ना हो कि वो लेखक उसी में ही रह जाए, फिर उसको छोड़े, अरे हटाओ क्या दिक्कत है, इसको क्या पढ़ें, क्या समझें इसमें। ऐसा नहीं होना चाहिए। भूमिका इस प्रकार की हो जो विषय वस्तु की झलक प्रस्तुत कर सके, जो कि पाठक को निबंध पढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। निबंध की शुरुआत किसी सूक्ति, श्लोक या किसी उदाहरण से करनी चाहिए। अच्छी प्रभावोत्पादक पंक्तियों का प्रयोग परीक्षक पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, जिससे विद्यार्थी को अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मतलब कि अगर आप किसी भी निबंध को लिखते हैं तो उसकी शुरुआत की जो प्रस्तावना लाइनें होती हैं, तो वो आप किसी पंक्तियों से, किसी अच्छे लेखक की लेख के तहत या ऐसे शुरुआत कर सकते हैं उससे। विषय विस्तार, इसमें 3 से 4 अनुच्छेदों में विषय के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। प्रत्येक अनुच्छेद में एक एक पहलू पर विचार लिखा जाते हैं। ठीक है, यह निबंध का सर्वप्रमुख अंश है। इनका संतुलन होना अत्यंत आवश्यक है। यही निबंधकार अपना दृष्टिकोण प्रकट करता है। जब कोई निबंध लिखना हो तो रफ लिख लेना चाहिए। पहले उसको अपने पेन डाउन कर लो पॉइंट्स, उसके बाद अपना पहले क्या बताना है, फिर पॉइंट बना लो, इसके बाद उन्हें पैराग्राफ में लिखो। पहले पेन डाउन कर लो सारे पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट आपको क्या बताना है, आप चाह रहे हैं पहले नंबर पे, फिर क्या, स्टेप बाय स्टेप उसके पॉइंट्स बना लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है वो आपको समझ के उसको पैराग्राफ में बदल लीजिए। फिर बात आती है उपसंहार की। यह निबंध के अंत में लिखा जाता है। इस अंग में निबंध में लिखी गई बातों को सार के रूप में एक अनुच्छेद में लिखा जाता है। इसमें संदेश भी लिखा जा सकता है। उपदेश दूसरे के विचारों को उद्धृत कर लिखकर या कविता की पंक्ति के माध्यम से निबंध समाप्त किया जाता है। देखिए निबंध के प्रकार, देखिए निबंध होते हैं आपके 3 प्रकार के। ठीक है, निबंध आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, आपका पहला प्रकार क्या होता है, दूसरा प्रकार क्या होता है और तीसरा प्रकार क्या होता है, यह हम आपको अभी बताते हैं। थोड़ा सा देखिए आप, पहला होता है वर्णनात्मक प्रकार, दूसरा होता है विचारात्मक, फिर होता है विवरणात्मक। ठीक है, देखिए वर्णनात्मक में क्या होता है, किसी सजीव या निर्जीव पदार्थ का वर्णन वर्णनात्मक निबंध कहलाता है। ये निबंध स्थान, दृश्य, परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु आदि के आधार पर बनाकर लिखे जाते हैं। वर्णनात्मक निबंध के लिए अपने विषय को निम्नलिखित विभागों में बांटना चाहिए, जैसे कि यदि विषय कोई प्राणी हो, यदि विषय कोई मनुष्य हो, विषय कोई स्थान हो, विषय कोई वस्तु हो, विषय कोई पहाड़ हो। ठीक है, इस सब कैटेगरीज में बांट देना चाहिए। ठीक है, फिर विवरणात्मक में मतलब क्या होता है, किसी ऐतिहासिक, पौराणिक या आकस्मिक घटना का वर्णन विवरणात्मक निबंध कहलाता है। ठीक है,
विवरणात्मक निबंध लिखने के लिए दिए गए विषय को निम्नलिखित विभागों में बांटना चाहिए। जो भी विषय दिया हो विवरण करने के लिए उसको हमें निम्न विभागों में बांटना चाहिए। विषय ऐतिहासिक हो, जीवन चरित्र हो, ठीक है, या भ्रमण वृत्तांत हो, ठीक है, इन सब में होना चाहिए। चौथा, आकस्मिक घटना अगर कोई घटी हो तो उसको आप देख लीजिए, उसको अपने हिसाब से उसमें लिखिए। फिर विचारात्मक होना चाहिए, किसी गुण दोष धर्म या फलाफल का वर्णन विचारात्मक निबंध कहलाता है, ठीक है। विचारात्मक निबंध लिखने के लिए कुछ ऐसे विभाग होते हैं जिनको हमें बांटना पड़ता है। देखिए, अर्थ, परिभाषा, भूमिका और परिचय के आधार पर सार्वजनिक या सामाजिक, स्वाभाविक या अभ्यालभ्य कारण, संचय, तुलना, गुण एवं दोष के कारण, हानि, लाभ, दृष्टांत, भ्रमण, दृष्टांत, प्रमाण आदि, उपसंहार, ठीक है। अब देखिए, पाठ्यक्रम में निबंध लेखन को क्यों समाहित किया गया। अब पाठ्यक्रम जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारा लेसन, जो हमारा सिलेबस है, उसमें हमें निबंध का संकलन क्यों किया गया। देखिए, इसमें इसलिए किया गया ताकि आप में कुछ चीज़ें ऐसी निखर के आ सकें जो कि आपके जीवन पर्यंत आपको काम आए। देखिए, विद्यार्थी अपने विचारों को एकत्र करना सीख पाएँ। ये इसलिए भी है कि विद्यार्थी आप लोग अपने विचारों को एकत्र कर पाएँ, विचारों को संतुलित तरीके से व्यक्त कर पाएँ, ठीक है। भाषा को उपयुक्त रूप से प्रयोग करना सीख पाएँ आप, ठीक है। किसी भी विषय पर छात्रों के स्वयं के विचार हों, उनका वैचारिक स्तर निश्चित हो सके, संवेदनात्मक व वैचारिक स्तर पर परिपक्व हो सकें आप, अपने विचारों को सकारात्मक दिशा पर ले जा पाएँ और साथ ही साथ में अपने विचारों को दृढ़ता से रखना सीख सकें, आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सके, रटंतु तोता न बन विचारशील प्राणी बन सकें, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए आपको इस चीज़ में जो है ये करना आवश्यक समझा गया। निबंध लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, निबंध लिखने से पूर्व संबंधित विषय पर पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। जो भी टॉपिक है उसके बारे में हमें पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। क्रमबद्ध रूप से विचारों को लिखा जाए। निबंध की भाषा रोचक एवं सरल होनी चाहिए। निबंध के वाक्य छोटे छोटे तथा प्रभावशाली होने चाहिए। निबंध संक्षिप्त होना चाहिए। अनावश्यक बातें नहीं लिखनी चाहिए। व्याकरण के नियमों और विरामादि चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। विषय के अनुसार निबंध में मुहावरों का भी प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए, मुहावरों के प्रयोग से निबंध सशक्त बनता है और भी मतलब वैल्यूएबल, उसकी वैल्यूएशन बढ़ जाती है। निबंध के विषय पर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर लें। आरंभ, मध्य अथवा अंत में किसी उक्ति अथवा विषय के संबंधित कविता की पंक्तियों का उल्लेख करें। निबंध की शब्द सीमा का ध्यान रखें और व्यर्थ की बातें ना लिखें, अर्थात विषय से ना हटें। विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर अपने विचार प्रकट करें। सभी अनुच्छेद एक दूसरे से जुड़े हों। वर्तनी व भाषा की शुद्धता, लेख की स्वच्छता एवं विराम चिन्हों पर ध्यान दें। ये कुछ 13-14 पॉइंट्स हैं जिनको निबंध लिखते समय हमें ध्यान रखना होता है। अगर हम ये सब चीज़ें ध्यान रख लेते हैं तो हमारा निबंध बहुत ही रोचक और उपयोगी हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसी के साथ आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आपको यह निबंध लिखना, पत्र लिखना सभी कुछ अच्छे से विधिवत समझ में आया होगा। तो साथ ही साथ में आपको इसी के साथ मैं अपनी भाषा को विराम देता हूँ और ये आपको सूचित करता हूँ कि हमारा सिलेबस इसी के साथ ख़त्म होता है और साथ ही साथ में आपको आगामी कुछ दिवस में आपको इससे संबंधित और भी लाइव क्लासेस मिलेंगी, जिसका आपको सूचना आपके पटल पे दे दी जाएगी। इसी के साथ मैं अपनी भाषा को विराम देता हूँ, वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।